हिंदुस्तान के पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी थी। चीन हमें बड़े शौक से चीजें इसलिए देगा कि चीन की हम्म। जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मार्केट ऊपर कहीं से कहीं चले जाती है। जब पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अगर हमने ज्यादा इनके 20-21 जहाज गिरा दिए तो ऐसा ना हो कि एटमी जंग छिड़ जाए, ट्रंप को ये मैसेज हमने दिया कि हम ये करने की अहलियत रखते हैं और आप जाके पैगाम दें हिंदुस्तान को कि कोई इस किस्म की शरारत के बारे में सोचे भी ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाइना से पहले पाकिस्तान होकर जाएंगे और एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। हमें दुआ भी करनी हम्म। चाहिए और कोशिशें तो हमारी जारी हैं, क्योंकि इसमें हम्म। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक किरदार है इस सारे मामले में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी हूं। तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आई एम ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, नया दौर को टाइम देने के लिए। नया दौर की ऑडियंस आपका इंतजार भी करती है और आपको सुनती भी है और पसंद भी करती थैंक है। यू। थैंक यू। अच्छा सर, अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक साल हो गया मार्का हक को, और जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में ऑपरेशन बुनियाद में महसूस किया था, जिस तरह पाकिस्तान ने राफेल गिराए, आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान, इसको एक साल हो चुका है और इसमें एक साल के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबियां हासिल की, उनको कैसे देखते हैं और इस ऑपरेशन को कैसे देखते थे जो पाकिस्तान ने जवाब में किया है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो कुछ पहलगाम में हुआ, जो कुछ इस ऑपरेशन में हुआ, 4 दिन की एक बड़ी इंटेंस किस्म की जंग थी। अभी समझे, लोग कहते हैं कि नहीं जी वो एक छोटा सा वाकया था, वो बहुत बड़ी जंग थी। बिल्कुल। टाइम में कंप्रेस थी, इसलिए हम्म। शायद लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि कितना कितना बड़ा क्लैश था ये। उस लिहाज से तो मैं तो ये कहा करता हूँ, देखो, बजाय इसके कि हम कहें जी हमने 7 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा दिए, और वो कहें जी हमने नहीं गिराए, तो इसका तो हम्म। बड़ा सिंपल फार्मूला है। या पहलगाम के बारे में हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग है, वो कहते हैं नहीं जी ये हमने किया। मैंने हमेशा हर जगह पर ये कहा है कि ना हमारी बात माने, ना हम्म। उनकी बात माने, आप इंटरनेशनल मीडिया से पूछ लें। चले बिल्कुल। मीडिया नहीं, आप इंटरनेशनल गवर्नमेंट से पूछ लें, जो F-16 जहाज बनाने वाले हैं, उनसे पूछ लें, जो राफेल हम्म। जहाज बनाने वाले हैं, उनसे पूछ लें। उन्होंने बिल्कुल। बाकायदा हर चीज का रिकॉर्ड निकाल के पता लगा लिया है कि किसके जहाज गिरे और किसके नहीं गिरे। हमें F-16 हम्म। वालों ने पूरा वो दिया रिकॉर्ड कि जी आपके सारे F-16 मौजूद हैं, ठीक है। हम्म। जो हमारे JF-17 थंडर है सारे मौजूद हैं। तो बिल्कुल। उसमें तो कोई, और उन्होंने साफ जरा जो फ्रांस वाले, उन्होंने इजहार किया है कि जी इस बात बिल्कुल। को क्लियर किया है कि हमारे इतने जहाज, और बल्कि वो इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं कि कैसे हम्म। इसको, जो गलतियां हैं कैसे उनको दूर किया जाए। हालांकि गलतियां बिल्कुल। जहाजों की तो नहीं थी, वो तो पायलट्स बिल्कुल। की थी, जो भी हम्म। मामला है। और इस तरीके से आपको पता है कि मार्केट चढ़ गई थी इनके जहाज, चाइनीज जहाजों की, तो वो फिर क्यों चढ़ गई हम्म। थी, अगर ये बात है सारी, तो उसको तो छोड़ दें। मैं तो आता हूं कि हमने उससे सबक क्या हासिल किया। पहली बिल्कुल। बात तो ये कि हमारे वो नौजवान जिनको वर्गलाया जा रहा था और कहा जा हम्म। रहा था कि हमने आज तक कोई जंग नहीं जीती और पाकिस्तानी फौज हम्म। ये है और पाकिस्तानी फौज वो है, उनके बिल्कुल। लिए ये मेरा दोबारा पैगाम है कि मेरे बच्चों, हमने 1947 में आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की, जो कि बहुत बड़ा इलाका है, और वहाँ बिल्कुल। के जो गिलगित स्काउट्स हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक, तो वो पाकिस्तान की पहली जीत थी। उसके हम्म। बाद आज़ाद कश्मीर में जबकि उन्होंने फौज उतारी, और उसके बाद जब हमारी फौज को तो पहले इजाज़त ही नहीं मिली, हमारी तरफ से तो आपको पता है कि लड़ रहे थे मलेशिया, लड़ रहे थे कश्मीरी, लड़ रहे थे। तो जब यहाँ पर इन्होंने आगे पेशकदमी शुरू हुई, तो भागा भागा कौन गया यूएनओ में? हारने वाला हम्म। बंदा यूएनओ में जाता है या जीतने वाला यूएनओ में जाता है? बिल्कुल। वो गए बिल्कुल। यूएनओ में। वो हमारी दूसरी जंग थी। रन ऑफ कच्छ उन्होंने कब्जा कर लिया था रात के अंधेरे में, हमने 2-3 दिन में वो छुड़वा लिया था। बिल्कुल। उसके बाद 65 वॉर, उस पर मैं हम्म। डिटेल से प्रोग्राम करूंगा जब सितंबर आएगा इंशाल्लाह। वो हमारी इंशाल्लाह। जीती हुई जंग है हर लिहाज से। ये जो बिल्कुल। कारगिल की जंग थी, आपके नौजवानों को पता होना चाहिए कि 9 चोटियों पर हमने कब्जा किया था। जब तक हम्म। जंग बंदी नहीं खत्म खत्म होनी, जंग बंदी हो नहीं गई, उस हम्म। पूरा जोर लगाकर उस 9 में से 2 चोटियां छुड़वाए थे उन्होंने, 7 पर अभी भी हमारा कब्जा था। अगर बिल्कुल। अमेरिका के कहने पे वो जंग बंदी ना होती और हमें इलाका हम्म। छोड़ने का ना कहा जाता, तो वो भी आप हम्म। समझें कि इस तरीके से थी। फिर हम्म। 2019 में आपको पता है अभिनंदन का जहाज आपके सामने है, ये हम्म। बुनियादन मरसूस आपके सामने है। तो बिल्कुल। क्या कितनी लिस्ट चाहिए आपको कि कितनी जंगें जीती हैं?
फिर जो ये बिल्कुल। बयानिया आता है कि जी पाक फौज तो सारा बजट खा जाती है 80%, वो 18% को 80% कहते हैं, मतलब 18 और 80 को मिक्सअप करते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मेरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका हम्म। इतना बजट, आपने पहली बात तो पाकिस्तान का बजट हिंदुस्तान के मुकाबले में 1/10 है, यानी कि 10 गुना हम्म। कम है। बिल्कुल। आपने ये देखना है कि क्या वो पैसा सही जगह लगा है कि नहीं लगा है, बिल्कुल। आपने बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हासिल की है कि नहीं की है, बिल्कुल। आपने अपनी ट्रेनिंग बेहतरीन की है कि नहीं की है, ये दूसरी चीज बिल्कुल। है। तीसरा एक हम्म। बयान ये चलता है जी हम कोई कौम नहीं है, हम गिरे पड़े लोग हैं और हम एक भीड़ हम्म। है, हम भेड़ बकरी है। अरे भाई, बिल्कुल। आप दुनिया की बेहतरीन कौम हो। कितनी हम्म। दफा हम्म। आपने साबित कर दिया, जब ठीक है हमारे हम्म। आपस के इख्तलाफात जैसे भी थे, जब ये बुनियादन हम्म। मरसूस का मौका है तो क्या सारी कौम एक यकमुश्त होकर नहीं खड़ी होगी थी बुनियादन मरसूस की तरह? और बिल्कुल। क्या तमाम पॉलिटिकल फैक्शन सब ने हम्म। अपने फौज का साथ नहीं दिया और अपने मुल्क के बिल्कुल। लिए खड़े नहीं हुए? और अभी जब ये हो रहा है, ये जो ईरान और अमेरिका की जंग के लिए हम जो डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, फिर हम, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की हुई है, तो क्या सारी कौम उनके साथ नहीं खड़ी है जो लोग ये काम कर रहे हैं? तो हम एक बिल्कुल। कौम है, ठीक है, हमें हमारे निज़ाम को ठीक होने की जरूरत है, हमें हम्म। और भी अच्छे लीडर्स की जरूरत है, लेकिन इसका बिल्कुल। ये मतलब हरगिज नहीं कि हम कौम नहीं है, हम बेहतरीन हम्म। कौम है। तो बिल्कुल। नंबर वन, हमने जंगें जीती हैं सिवाय हम्म। 1971 की जंग के। हम्म। नंबर टू, बजट हमारे फौज का बहुत कम है दुनिया की फौजों के मुकाबले में। नंबर बिल्कुल। तीन, हम एक बेहतरीन कौम है। और आप चौथी बात सुन लें जी जी। मेरे भाई, अगर आपके नौजवान ये काम कर सकते हैं जो उन्होंने बुनियादुल मरसूस में किया है, और जो हम्म। अदरवाइज भी आप देखते हैं रोज शहादतें होती हैं और हमने पूरे अपने हम्म। मुल्क को का दिफा संभाला हुआ है, बिल्कुल। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? अपने अंदर हम्म। एतमाद पैदा करें। ये उन्हीं मोहल्लों के लोग हैं, ये उन्हीं गांव के लोग हैं जहां आपके आप रहने वाले हैं, वही बिल्कुल। रोटी और बोटी खाते हैं, वही दाल और सब्जी खाते हैं जो आप खाते हैं। तो बिल्कुल। अगर वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि दुनिया उनको माने, और आपके बिल्कुल। फील्ड मार्शल, आप देख रहे हैं जैसे डिप्लोमेसी में आपका फॉरेन ऑफिस उसके उनके पीछे है, हम्म। इतना बड़ा हम्म। कारनामा कर सकता है, तो क्या बिल्कुल। वजह है कि हम इकोनॉमी में ये काम नहीं कर सकते, हम सियासत में हम्म। ये काम नहीं कर सकते, हम इंटरनल हम्म। गवर्नेंस में ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और बिल्कुल। इंशाल्लाह करेंगे। आप देखेंगे, बिल्कुल। अपने अंदर एतमाद पैदा कीजिए। हम्म। पाकिस्तान के को जो हमारे दुश्मन हमारी नजरों में गिराना चाहते हैं, उनके सामने बिल्कुल सीना सपर खड़े हो जाइए, और बिल्कुल। आप कहें कि हम बेहतरीन कौम है, हमारी हम्म। बेहतरीन अफवाज है, और हम बेहतरीन हम्म। मंजिल की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह इस जंग में जहां महारत हमारी पाक फोर्सेस के नौजवानों ने दिखाई थी, जो चाइना ने भी हमें कुछ टेक्नोलॉजी, लेकिन अब बताया जा रहा है J-35 स्टेल्थ तैयारा चाइना से मिलने जा रहा है पाकिस्तान को। टेक्नोलॉजी में हम कितनी जिद्दत ला रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं, और J-35 अगर ये पाकिस्तान को मिलता है स्टेल्थ तैयारा, फिफ्थ स्टेल्थ तैयारा, तो फिर हम मजीद कितनी आप टेक्नोलॉजी में समझते हैं पाकिस्तान आगे जा रहा मतलब ये है कि अल्लाह के फजल करम से जो मेन टेक्नोलॉजीज है, आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में है, वो स्पेस से इंफॉर्मेशन लेने में, स्पेस वॉरफेयर में है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइज सिस्टम्स, ऑटोमेशन। लेकिन याद रखें कि जब तक उसके पीछे इंसान ना हो, जो कि जिसमें जज्बा शहादत हो, जिसमें सीखने की अहलियत हो, जो इंटेलिजेंट हो, उस वक्त तक ये चीजें काम नहीं करती हैं। आपको है। पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी थी, और बिल्कुल। वो ठीक है, एक आध जगह हमें एज हासिल था, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और बिल्कुल। चीन हमें बड़े शौक से चीजें इसलिए देगा कि चीन की हम्म। जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मार्केट ऊपर कहीं से कहीं चले जाती है। तो चीन तो हम्म। चाहेगा कि उसकी जो बेहतरीन चीजें हैं वो हम वेस्ट की बेहतरीन चीजों के खिलाफ इस्तेमाल करके देख लें, और उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। तो वो तो बड़े शौक से हमें ये चीजें ऑफर करते हैं। और ये हम्म। असल मामला, असल मार्का, असल क्रेडिट जो है, वो आपके उन नौजवानों को जाता है जो ये चीजें इस्तेमाल हम्म। करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हुई तब ये जंग खत्म हुई, उससे बाद भी बहुत सारे, और अभी भी, कि पाकिस्तान बहुत सारे जो हमने 5-7 उनके जहाज जो राफेल और दूसरे गिराए थे, हम मजीद इससे ज्यादा उनका जहाज तैयारे वगैरह गिरा सकते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दी। इस बात में कितनी सदाकत है? हम अगर चाहते तो कितना मजीद उनके जहाज और उनका नुकसान कर लेते। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आधा भारत पे हमारे निशाने थे, टारगेट्स थे।
देखिए ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात गलत है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हम रुके। मैं बताता हूँ कि असल बात क्या हुई। जब दो जी जी। न्यूक्लियर मुल्क आपस में टकराते हैं तो बड़े तदब्बर से काम लेना पड़ता है। ये वो जोश वाला काम उस वक्त नहीं होता। ठीक है, हमारे नौजवानों को तो जोश से ही डरना चाहिए, लेकिन जो हमारे जर्नैल होते हैं, जो एयर मार्शल होते हैं, जो एडमिरल्स होते हैं, उनकी सोच की लेवल बहुत ऊपर होती है। वो अपने अवाम की बेहतरी के लिए हर काम सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा बड़ा काम किया तो उसके जवाब में ऐसा ना हो कि कोई ऐसा हथियार वो इस्तेमाल कर दे कि हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। जीत और हार तो बाद की बात होती है ना, नुकसान तो होता रहता है। जैसे भी ईरान का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो नहीं है कि वो हार गए। तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अगर हमने ज्यादा इनके 20-21 जहाज गिरा दिए तो ऐसा ना हो कि एटमी जंग छिड़ जाए, तो उन्होंने ये जो आप कहते हैं ना, ट्रंप ने वॉर रुकवाई। ट्रंप को ये मैसेज हमने दिया कि हम ये करने की अहलियत रखते हैं, और आप जाके पैगाम दें हिंदुस्तान को कि कोई इस किस्म की शरारत के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि फिर हमारा जवाब कतई होगा और फौरन होगा। ये थी जंग रोकने का हिकमत अमली, कि हमने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट किया, जितना उनको उनका खून बहाना था बहाया, उनकी नाक रगड़ी। लेकिन क्योंकि एक पागल आदमी के हाथ में एटम बम भी थे, तो वो जरा ध्यान करना पड़ता है अपने लोगों की जान और माल का। वो हमने किया, और ट्रंप को ये मैसेज दिया कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। इस बात की तारीफ ट्रंप करता है। वो ये नहीं कहता कि हम्म उसके कहने पे हम रुक गए। वो इस बात की हम्म तारीफ करता है कि हमने रेस्ट्रेन किया जबकि हमारे पास अहलियत थी। तो ये बात आप सही हम्म। कह रहे हैं, और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो सर क्या मोदी, नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर लेता है ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि पागलपने में आकर वो एटमी हथियार, तो क्या वो वाकई कर लेता? देखिए ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आज तो वो टाइम गुजर गया। लेकिन आपको पता है कि उसने बयान एक दिया था ऐसा कि अगर ये ना हम्म होता, जंग ना रुकती, तो खून का दरिया बह जाता और खून और आग बरसती। इस किस्म की हम्म बातें उसने उस वक्त भी की थी जब अभिनंदन की बात थी। उसने हम्म। जब हमने खैर सगाली के तौर पे अभिनंदन को वापस कर दिया, तो उसने कहा अगर वापस ना करते तो फिर ये हो जाता। तो वो सर तो इस पहले। तरह तो हमारे फील्ड मार्शल ने भी अमेरिका में या किसी जगह पे खड़े होकर कहा था जी कि जी, अगर वो तो भारत उन्होंने में ये कहा था, कुछ, उन्होंने ये हाँ, कहा था, दुरुस्त कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें डुबोने की कोशिश की गई तो हम हम्म, अकेले नहीं डूबेंगे, हम दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। तो वो बिल्कुल ये, वो वो बड़ा सही मैसेज था। तो अगर उन्होंने जो पहला जुमला कहा ना, वो इम्पोर्टेंट है कि हम्म अगर हमें दबोने की कोशिश की गई, अगर हमें कॉर्नर करने की कोशिश की गई, अगर हमें हम्म, हमारे साथ कोई ऐसा इस हथियार इस्तेमाल किया गया जो कि फील्ड नाकाबिल मार्शल ने जो तसव्वुर बात, है, तो हम्म हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये उन्होंने हम्म बात की थी, बड़ी बड़ी खरी बात कही थी। तो ये मेरा हम्म। ख्याल है कि ये अब तक आपके लोग समझ जाएंगे जो आपने सवाल पूछा और जो मैंने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा अभी कुछ रिसेंटली कुछ खबरें, कुछ चीजें इस तरह आ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 उन्होंने जिस तरह कहा जारी है, लेकिन कोई उसके बाद वो चीजें हमने देखा कि नहीं हुई। लेकिन अब वो एक और नए ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन महादेव, कि वो हम लॉन्च करेंगे पाकिस्तान पर। आप क्या समझते हैं, जितनी उन्होंने हमसे मार खाई, जो कुछ हुआ, जितनी उन्होंने जलालत उठाई पूरे इस एक साल में, क्या वो दोबारा ऑपरेशन महादेव या इस तरह की कोई चीज करने की कोशिश करेंगे, फॉल्स देखिए फ्लैग बात यह है ऑपरेशन कि करके? पहली बात तो ये है कि जब वो कहते हैं ना कि तंदूर टू जारी है, तो वो गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। हुआ ये था कि जब उन्होंने देख लिया कि खुली जंग तो हम नहीं लड़ सकते, फिर उन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू इनकी मदद शुरू की। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BRA वगैरह, और दाइश, इन लोगों को हमारे खिलाफ। वो भी आपको पता है कि हमने उनके दांत खट्टे किए। आजकल काफी हालात बेहतर हैं, क्योंकि अभी भी कोई ना कोई छोटा मोटा चलता रहता है। लेकिन अफगानिस्तान से एक बातचीत के दरवाजे भी खुले हुए हैं। अफगानिस्तान अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोगों का ध्यान है उस तरफ, कि ये ईरान और इसराइल की जंग से पहले बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला किया था BLA ने और उनके साथियों ने। बिल्कुल बिल्कुल। वो रॉ ने करवाया था, और इसराइल की मोसाद ने मिलकर वो प्लान किया था। वो कई शहरों पर यक वक्त हमला था, मेरा 11 मेरे ख्याल जगहों पर। और उसका मकसद ये था कि बलूचिस्तान के छोटे से इलाके पे कब्जा करके वहां पर कोई अपना झंडा गाड़ दे, ताकि बाद में जब ईरान की जंग शुरू हो तो जो जमीनी हमला है उसके लिए एक जगह बन जाए, जहां से फिर ईरान के ऊपर हमला ऊपर किया जाए। अच्छा। पाकिस्तानी फौज ने उसको चूंकि मलिया मेट कर दिया। आपने देखा होगा ईरानी बड़ी आपकी तारीफ भी करते हैं, शुक्रगुजार भी होते हैं।
तो ये बातें पाकिस्तानियों को कम पता है, ईरानियों को ज्यादा पता है कि ये क्या मामला बिल्कुल। हुआ था। तो वो भी संदूर टू ही की कंटिन्यूशन थी। उस वक्त भी हम्म। पाकिस्तान ने मार के, अगर उनका संदूर जारी है तो हमारा मार का हक भी जारी है। तो जो कुछ बिल्कुल। हमने किया है इनके कैंपों के साथ अफगानिस्तान में, और जो कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ हमने किया है बलूचिस्तान में, वो हमारा मार का हक है और वो जारी बिल्कुल। है। और ये जो आप कहते हैं एक और वो कर रहे हैं, वो तब वो जरूर करते अगर इसराइल ये जंग जीत जाता ईरान के खिलाफ, या ईरान का बहुत कमजोर हो जाता, तब वो सोचते हैं कि इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान का के कोई बंदोबस्त करे। पाकिस्तान का अल्लाह ताला के फजलो करम से स्टेचर पहले से भी बढ़ गया है। और बिल्कुल। आज मैं आपके तौर से कह दूं कि आज हमारे पास वो हथियार भी हैं। मैंने, आपको याद होगा, आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा जी। था कि तुम जंग शुरू हम्म। करो तो फिर तुम हम्म। देखोगे कि हम कौन सी चीज निकालते हैं जिसका तुम्हें ख्वाबो ख्याल भी नहीं है। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। अब मैं हम्म। दोबारा आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि अब हमारे पास पहले से भी बेहतरीन चीजें हैं। तो अब हम्म। आप पहले तो अभी आप बहुत सोच रहे होंगे कि वो क्या है। मैं बता हम्म। नहीं सकता आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो फिर एक सीक्रेट हम्म। होता है। उनको कहें हम्म। कि काम जरा करके देख लें, इस खीर हम्म। में हाथ डाल के देख लें। इस हम्म। पहली पिछली दफा तो गर्म खीर से आपने हाथ निकाल लिया था ना, इस दफा आपका हम्म। हाथ वापस नहीं जाएगा। और ये है कि हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे, हम फिर वो हम्म। करेंगे जो दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। इस दफा डिफेंस की बजाय ऑफेंस भी होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं शायद। ये साफ ज़ाहिर है हम अपने मसले हल करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि हम अपना पानी का मसला हल नहीं करेंगे? हम अपना बिल्कुल। कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे? हम तो हम्म। इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई इस किस्म की हरकत करे। अब हम वो पाकिस्तान नहीं है। ये भारत हम्म। को भी पता होना चाहिए, हमारे हम्म। अवाम को भी पता होना चाहिए कि ये नया पाकिस्तान है। ये हम्म। एक 1947 में पाकिस्तान आया था नक्शे के ऊपर। एक इस हम्म। पाकिस्तान में नया वलवला और नया जोश जो पैदा हुआ है, वो बिल्कुल एक नई चीज है। इसके हम्म। सामने जो भी आएगा वो कट हम्म। जाएगा। बिल्कुल। 2026 का पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है, जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमें बता रहे हैं। और इस दफा पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों के साथ, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान एक डिप्लोमेसी के बड़े स्ट्रेचर पर खड़ा है, जहां पाकिस्तान दुनिया के बड़े मालिक की सुलह भी करवा रहा है। दूसरी जानिब अगर सर हम चलें, ईरान अमेरिका वॉर, इसराइल वॉर, उसको अब कहां देखते हैं आप? वो कहां पर खड़ा है इस तमाम में, इन तमाम चीजों में? जी, ये देखें, बात ये है कि जो इसमें आपको पता है बहुत ही किस्म की, एक डेंजरस किस्म की हम्म। वो हो रही है। जो भी एक थ्रेश होल्ड पे दोनों साइडें पहुंची हुई हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। हाँ जी, तो वो जो होती है ना कि एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं, चिकन हम्म। गेम जिसको कहते हैं कि कौन हम्म। कौन पहले झपकता हम्म। है। और बहुत ही खतरनाक खेल है। लेकिन क्राइम हम्म। सारे ये हैं मेरे अपने ख्याल में कि ये हम्म। सुलह होगी, हम्म। जंग बंदी हो जाएगी परमानेंट। साफ जाहिर है कि ये सारे मामलात एकदम तो नहीं हल होंगे। कम से कम मुझे लग रहा है हुर्मुज का मामला सरे दस पहले हल होगा। उसके हम्म। बाद जो न्यूक्लियर वाले मामलात हैं और जो सैंक्शन खत्म करने वाले मामलात हैं, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो ये हम्म। जो ब्रिंकमैनशिप है, डेंजरस ब्रिंकमैनशिप, ये हम्म। पूरी दुनिया इसको अपने लिए खतरनाक समझती है। ईरान को भी एहसास है इस बात का, अमेरिका को भी एहसास है इस बात का। और दोनों तरफ से ऐसे मुस्बत इशारे आ रहे हैं कि वो हम्म। बातचीत पर रजामंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ करते हैं हम कि हम्म। ये जो काविश है पाकिस्तान की, ये भी कामयाब हो। और ये हम्म। सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए, बल्कि यूं कहा जाए पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। और इंशाल्लाह ऐसा ही होने जा रहा है। हम अमन की हम्म। तरफ जाएंगे और हम्म। जंग शायद उसका इख्तिताम हो जाएगा जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज जो हम देख रहे हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाएंगे, क्योंकि उनका इसी मंथ में चाइना का भी दौरा, अगर वो चाइना जाते हैं तो हो सकता है उससे पहले वो कोई डील साइन करने पाकिस्तान आए, और कुछ दिनों के अंदर। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आवाम से कहा है कि बहुत बेहतरीन डील डोनाल्ड ट्रंप ईरान से लेने जा रहा है, उन्होंने अपनी आवाम को सेटिस्फाई तो करना है ना, वो इस तरह की बात करें। और चाइना का उनका दौरा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान होकर शायद जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि सुलह की जानिब चीजें जा रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाइना से पहले पाकिस्तान होकर जाएंगे, और किस तरह इसको ओवरऑल देख रहे हैं? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाए, जो ईरान के वजीर खारजा ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, मेरे ख्याल अभी वापस आ गए होंगे। और उससे पहले रूस में भी मौजूद थे। तो वो तो पहले ही उनको प्रिएम्प्ट कर चुके हैं, पहले ही वहाँ चक्कर लगा चुके हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना जाने से पहले इस मसले को हल करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर और बिल्कुल बड़े मसाइल बिल्कुल हैं बिल्कुल जो बिल्कुल। उन्होंने जिन पर बातचीत करनी है। तो हम्म पाकिस्तान से होकर जाएं या ना जाएं, ये इस बात के क्राइम तो हैं कि वो डील भी हम्म साइन कर दें और यहाँ से चाइना चले जाएं, या उनके हम्म कुछ लोग उनके साथी आ जाएं और डील साइन करके चले जाएं। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो। हम्म हमें दुआ करनी चाहिए। तो हम्म जैसे मैंने कहा था ना कि ठीक है, डेंजरस ब्रिंकमैनशिप तो खेली है दोनों साइडों ने, लेकिन अब जो है ना एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। हमें दुआ भी करनी हम्म चाहिए और कोशिशें तो हमारी जारी हैं, क्योंकि इसमें हम्म पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक किरदार है इस सारे मामले में, जो कि मेरा ख्याल है कि सदियों तक याद रखा जाएगा। ये कोई छोटी जंग नहीं हम्म, थी, ये बहुत बड़ी जंग थी। और इस खत्ते में फिर ये कि आप देखेंगे कि पूरा एक बिल्कुल बिल्कुल तवाज़ुन जो है बिल्कुल। इस खत्ते का, मिडिल ईस्ट का, वो तब्दील होगा। और वो तब्दीली आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में होगी। इसमें हमने एक चीज जरूरत पेश आई, एक नया ब्लॉक हमने बनता देखा जिसमें यूएई इसराइल की जानिब गया, अमेरिका की जानिब गया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, और ये हमने एक अलग डिवीजन देखी। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये डिवीजन है इस वक्त, लेकिन ये जब हो जाएगा ना मामला, जब अमन के पर दस्तखत हो हम्म जाएंगे माहदे पर, तो ये हम्म डिवीजन कम होने के चांसेस हैं, इसलिए कि अकेला यूएई जो है इस किस्म का काम नहीं बढ़ा सकता। जबकि अगर बड़ा मुल्क तो वहां पर सऊदी अरब भी है ना, उसके बाद आपको पता हम्म है कतर है, कुवैत है, बहरेन और यूएई का थोड़ा सा मामला है। तो बहरेन भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो सऊदी अरब न चाहे। हम्म तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो आपको थोड़ी सी दरार नजर आई है, ये बेहतर हो जाएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह हम्म करेगा। लेकिन ये है कि क्योंकि अमेरिका ये चाहेगा कि कोई ना कोई वो इसराइल को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता। अमेरिका चाह हम्म तो रहा है कि अपने नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में चला जाए और इस इलाके से निकल जाए, उनकी पॉलिसी में भी है। लेकिन वो इसराइल को कैसे छोड़े? उसके लिए वो हम्म चाहेंगे कि कोई यहाँ पर ऐसा इंतजाम हो जाए कि जो कि हम्म इसराइल की जो है उसकी उसकी सिक्योरिटी उसका दामन हो। तो वो तो हो हम्म सकता है, बशर्ते कि इसराइल अपने तरीके बदले। इसराइल जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबे को खैरबाद कहे और फलस्तीनियों को एक अलग मुल्क में आज़ाद रहने दे अपनी गवर्नमेंट के हम्म साथ, तो ये सारे मुल्क उस पर कोई हमला नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो इसी डगर पर कायम रहा जिस तरीके से हम्म उसने कत्ल गारत मचा रखी है, तो फिर तो हम्म इसराइल के अपने सोचने की बात है, और अमेरिका अगर उसका साथ देना चाहता है तो उनके अपने सोचने की बात है। ये काम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। दुनिया हम्म तब्दील हो रही है। दुनिया का जो सिक्योरिटी पूरा पैराडाइम है, जो डिजाइन है, वो चेंज हो रहा है। अब इसराइल जैसे मुल्कों के लिए पुरानी पॉलिसी पर गामदन रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने ऑपरेशन 2 की, हमने जो उन्होंने संदूर किया था उसका आपने बताया कि वो अभी जारी है। हमने एक और चीज भी देखी जब हमारी इंडिया के साथ चीजें खत्म हुई, बलूचिस्तान का आपने जिक्र कर दिया। हमारा एक पड़ोसी अफगानिस्तान है, उनकी जानिब से बहुत बुरी नजर से पाकिस्तान को देखा जा रहा है, और वो कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करते हैं, जिस तरह अभी मौलाना इदरीस साहब को शहीद कर दिया, उससे पहले हामिदुल हक साहब को शहीद कर दिया। तो एक वो जो उनके उस्ताद थे, उन्हों को जिस तरह जी असैसिनेट किया जा, मारा जा रहा, ईद जा रहा, केपी के और इन तमाम चीजों को, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसको तो मैं ऐसे देखता हूँ कि इसका इल्जाम डायरेक्ट अफगानिस्तान पे लगाना गलत है। ये जिन्होंने किया है वो हम्म भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जिन्होंने किया। और वो जरूरी नहीं कि अफगानिस्तान के कंट्रोल में हो, क्योंकि अफगानिस्तान उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी हमें कोई नजर नहीं आ रही। हिंदुस्तान वहां पे मौजूद है, रॉ वहां पे मौजूद है, मोसाद वहां पे मौजूद है। और वो दोनों मुल्कों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा गलतफहमी पैदा करने चाह रहे हैं। जैसे आपने भी कहा ना, अफगानिस्तान का नाम ले लिया स्ट्रेट अवे। अफगानिस्तान इस किस्म की असैसिनेशन में एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट मुलव्वस नहीं है मेरे भाई। ये जो उनके और जी लोग जी। हैं जिनके साथ उनकी एफिलिएशन हो सकती है, जिनके कंट्रोल में नहीं है, वो ये काम कर रहे हम्म हैं। और दोनों मुल्कों को चाहिए कि आपस में मिल बैठकर इस गलतफहमी को दूर करें कि जी हम उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं या वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं एज ए कंट्री। वहां पर बहुत सारे फैक्शंस हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। हमें सबसे बना के रखनी हम्म चाहिए सिवाय उनके हम्म जो कि हमारे खिलाफ एक्शन करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से हमारी ये शिकायत बिल्कुल बजा है कि हम्म आप उनको निकालते क्यों नहीं, आप उनका, और हम ये भी कहते हैं कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। सर। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अलग करें उनको जो कि ये काम करते हैं, उनसे जो कि ये काम नहीं करते हैं या जो हम्म काम के हामी नहीं है। बहुत सारे अफगान
लोग ऐसे हैं जो इस जंग के हामी नहीं है, क्योंकि उनको जितना नुकसान हुआ है इकोनॉमिक और बाकी और मामलात में, वो भी जानते हैं। थोड़ा बहुत हमें हुआ है, लेकिन उनको तो साफ ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बड़े बड़े मुल्कों में तो सुलह करवाता फिर रहा हो और खुद जंग लड़ने के लिए तैयार हो। तो ये बात हमें अफगानिस्तान को समझानी चाहिए कि देखो, ये दुनिया आजकल इसका रुख देखें, ये अमन की तरफ है। जब इतनी जंग, बड़ी जंग पाकिस्तान रोक सकता है, तो इसका मतलब हम सिंसियर हैं अमन के लिए। तो हम आपके साथ भी अमन के लिए सिंसियर हैं, लेकिन फिर आए, बात करें और ये झगड़े खत्म करें। और ये बात पक्की है कि जब तक आप वहां पर ऐसे लोगों को पनाह देते रहेंगे जो कि हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारा हक है कि हम उनके खिलाफ जाएंगे और उनको बेख्तनी करेंगे। उनके साथ हम लड़ाई करना चाहते हैं, आपके साथ हम बात बिल्कुल। करना चाहते हैं, लेकिन इस पर आपकी आमादगी जो है ये बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तौर से कि बराबरी की बुनियाद पर हम भारत से भी बात कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोनों साइडें माने कि हमारे ये जो मसाइल हैं, कश्मीर हमारा मसला है, पानी हमारा मसला है, टेररिज्म हमारा मसला है, उसके बाद आप बैठें, बातचीत करें। अल्टीमेटली तमाम जो कौमें हैं इस खत्ते की, तमाम जो लोग हैं 1.5 अरब इस खत्ते के, उनके ये हक में है कि हम अमन के साथ आगे बढ़े, बातचीत के साथ आगे बढ़ें और अपने वसाइल को अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। जी। सवाल वो यही है कि हम एक अचानक से तो इतना मजबूत पाकिस्तान का दिफा, एक अचानक से तो ये चीजें नहीं हो सकती ना। पाकिस्तान का इतना मजबूत दिफा, इतनी अच्छी डिप्लोमेसी, इनके पीछे बहुत सारी चीजें होती रही हैं कुछ सालों में, कुछ चीजें पीछे माजी में होती रही हैं। कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देखकर समझते हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे इस मुल्क में सर्व किया है, तो आपको तो बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों ने आज हमको इस मकाम पर ला खड़ा किया है और हमें इस तरीके की डिफेंस हमारा इतना मजबूत किया है, फिर उसके साथ हमारी डिप्लोमेसी इतने अरूज पर की? कौन कौन से बुनियादी चीजें थी हमारी माजी में? देखिए, मैं आपको 3-4 पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, सभी अच्छे हैं, स्पेशली हमारी एयरफोर्स, नेवी भी बहुत अच्छी है, आर्मी भी बहुत अच्छी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत ही प्रोफेशनल फॉरेन ऑफिस, जिसने ये मौजूदा जो सूरत हाल है कि हम चीन से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, ईरान से भी बात कर सकते हैं, सऊदी अरब से भी बात कर सकते हैं। तो ये एक तीसरी बड़ी बात है, हमारे साइंसदान जिन्होंने हमें, हमारे मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। आप जानते हैं कि डॉक्टर कदीर खान साहब का नाम उसमें आता है, समर मुबारक बंद साहब का नाम है, और भी बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले हमारे जो लोग गुजरे हैं जिन्होंने रॉकेट शुरू किए, मिसाइल शुरू किए। तो उनका काम, और फिर ये मानना पड़ेगा कि हमारी हुकूमतें आपस में जितना भी लड़ती रहीं, वो एक गलत है कि हम ना अपनी इकॉनमी ठीक कर सके, ना अपनी गवर्नेंस ठीक कर सके, लेकिन उन्होंने हमेशा इस चीज़ की हमायत की। जब भी दिफा का मामला आया, जब हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो किसी ने उसमें रखना नहीं डाला। तो पाकिस्तानी फ़ौज, फॉरेन ऑफिस, हमारे साइंसदान, हुकूमत के वो लोग जिन्होंने हमायत की कि पाकिस्तान के इंडिजिनस आर्मामेंट जो है वो तरक्की करे और हम खुद कफील हों, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मैं ये कहूँगा कि इतनी अच्छी बुनियाद बन जाने के बाद मेरी ये इस्तदा है, एक रिक्वेस्ट है अपने सियासतदानों से कि मेहरबानी करके अब आप अपना पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से तब्दील करें। मिसाल के तौर पे आप लोकल बॉडीज को स्ट्रांग बनाएं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन करें, रिश्वतस्तानी को ख़त्म करें, करवा परवरी को ख़त्म करें, तालीम का निज़ाम बेहतर बनाएं, मेडिकल का निज़ाम बेहतर बनाएं, लोगों को रोज़गार फ्राहम करें, इंडस्ट्री कायम करें। प्लीज़, जब ये बाकी प्रोफेशनल लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप बैठे क्या कर रहे हैं? आप भी कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट अहम पैगाम ने दिया कि हम तमाम को अपना अपना काम खुश असंटी एक मुल्क और एक नेशन बनकर निकलेगी, वो इंतहाई खूबसूरत होगी और पूरी दुनिया उसकी जिसे कहें कि उसको मानेगी, जिस तरह हमारी डिफेंस को मानती है हमारी, फिर उसके साथ साथ डिप्लोमेसी को आज जिस तरह सराहा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जब लोग अपने अपने कामों में परफेक्ट होंगे, माहिर होंगे, तो तमाम को नेक निगाहों से पूरी दुनिया देखेगी। फिलहाल के नाजिम मोहम्मद गजाफी को और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।